हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रूपम कुलश्रेष्ठ। मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स में एनिमल इकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाऊँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं पाया जाता है। सभी जीव प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति में पादप समुदाय या जंतु समुदाय का एक दूसरे के बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। इसीलिए पादप एवं जंतु समुदाय के मध्य एक गहरा संबंध पाया जाता है। तो ये जो इकोलॉजी है, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ये वर्ड बहुत समय से एक ग्रीक वर्ड ऑइकोस और लोगस से मिलकर बना हुआ है। ऑइकोस का मतलब होता है हैबिटेट या होम, और स्टडीज़ अध्ययन करना। मतलब कोई भी जीव जिस आवास में, हैबिटेट में या अपने घर में रहता है, उसका अध्ययन हम वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का आपस में जो संबंध है, उसकी जो अध्ययन करते हैं, वो हमारी इकोलॉजी है। रीटर ने ये साइंस जो एक्चुअली बहुत पुरानी नहीं है, थोड़ी नई है। रीटर ने 1868 में और हैकल ने 1866 में सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ करा, और हैकल ने इसको इकोलॉजी नाम देके इसका यूज़ किया। अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स विद देयर एनवायरनमेंट वेयर दे आर लिविंग। कोई भी एनिमल अपने जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो उसका होम भी हो सकता है और हैबिटेट जहाँ रह रहा है, उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं, उसकी स्टडी को इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी, वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स और उनका आपस में एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हर जगह पर किसी भी स्थान का, प्लेस का जो एनवायरनमेंट है, वो बदलता रहता है, हमेशा एक सा नहीं रहता है। इसीलिए ये भौगोलिक स्थिति हमें पता है सब जगह की एक सी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं और हैबिटेट भी वहाँ की अलग अलग होती है। ओडम ने इकोसिस्टम, और भी हम आगे चलें तो ओडम ने 1963 में जो स्टडी थी उसको इकोसिस्टम बताया कि इकोसिस्टम का हम अध्ययन करते हैं। इसमें क्लार्क ने 1973 में इकोलॉजी को बताया ये कुछ नहीं, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट है। मतलब इकोलॉजी को अलग अलग नामों से भी इन लोगों ने इस तरह स्टडी करा। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री में बहुत आगे जाएं तो ये ब्रांच, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है, थोड़ी नई ब्रांच थी। तो फिर भी ये हिस्ट्री में 1900 से अगर हम देख लें तो वहाँ पर पहले ऐसे मानते थे कि इकोलॉजी क्या है। हिपोक्रेट से तो उनका कहना होता था कि हमारी जो ये पारिस्थितिकी है या एनवायरनमेंट है पूरा, ये किससे मिलकर बना होता है। इसमें एक बायोटिक होते हैं, हमें पता है। एयर, वाटर, प्लेसेस, ये सब मिलकर किसी भी जगह, स्थान की हैबिटेट को बनाते हैं। इसी तरह पुराने साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस, उनको एनवायरनमेंट का, वातावरण के बारे में बताने का वेता माना जाता है। उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारी अपनी जानकारियाँ दी थी। इसके बाद बहुत आगे स्टडी चलती रही, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अलग अलग व्यूज़ इसके बारे में देते रहे। किसी ने बताया कि ये साइंस जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में बताती है, किसी ने साइंस ऑफ एनवायरनमेंट वो कहा। इसके बाद ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी 1913 में बनी और उसमें जो है जर्नल ऑफ इकोलॉजी पब्लिश हुआ। उसके बाद 1932 में जर्नल ऑफ इकोलॉजी जो है वो बना। तो ये इस तरह से हमने देखा कि जब इसको एक साइंस के रूप में हम मानने लगे तो जर्नल्स बने जहाँ पर कि पेपर्स पब्लिश होने लग गए, और उसके बारे में लोगों ने वहाँ पर बताना शुरू कर दिया। इसके बाद जो ओडम ब्रदर्स, अगर आप लोगों ने सुना होगा, ओडम ब्रदर्स जो है वो बहुत इकोलॉजी में अपना नाम रखते हैं। उन्होंने बुक लिखी थी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा पारिस्थितिकी के बारे में वर्णन
किया था। अब इसी में अगर हम आगे समझेंगे क्लासिफिकेशन, अगर हम इसका देखें कि अगर हम क्लासीफाई करें इकोलॉजी को, तो हम मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट और एनिमल्स में कर सकते हैं, और संगठन के आधार पर हम इसको ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी में कर सकते हैं। सिन इकोलॉजी फिर से पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम में डिवाइड होती है। और अगर हम हैबिटेट के आधार पर देखें तो कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी को हम फ्रेश वाटर इकोलॉजी, मैराइन इकोलॉजी और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होती हैं, हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। अगर हम सिंपल क्लासीफाई करें तो हम इकोलॉजी को बड़े उसमें प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी मतलब कोई भी स्थान में मिलने वाले पेड़ पौधों का वहाँ के एनवायरनमेंट से, वातावरण से जो संबंध होता है आपस में, उसकी जो अध्ययन किया जाता है वो प्लांट इकोलॉजी कहलाती है। एनिमल इकोलॉजी किसी भी स्थान के एनिमल्स और उनके वातावरण का जो संबंध है उसके अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे हम एनिमल इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम उसके संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इकोलॉजी को डिवाइड करें तो ये दो प्रकार की होती है, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी मीन्स ऐसा अध्ययन जहाँ पर एक ही प्रकार, एक ही जाति के जंतुओं का, जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है ऑट इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी जहाँ पर एक ही जाति के या अलग अलग जाति के जंतु और पेड़ पौधों का आपस में इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सिन इकोलॉजी कहते हैं। ये सिन इकोलॉजी पॉपुलेशन हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, या फिर हम इसको बायोम इकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन देखिए, किसी भी एक स्थान पर, प्लेस पर एक ही प्रकार के जब जंतु जो हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो वाला उनकी पूरी जो है कम्युनिटी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। जब वो एक ही तरह के होते हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट से रिएक्शन करते हैं, क्रियाएं आपस में उनकी क्या हैं, उसके अध्ययन को हम पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी क्या है, जहाँ वो ऐसी जगह पर, वहाँ पर रहने वाले जो विभिन्न जाति के जंतु जो होते हैं, यहाँ पर जैसे हम ए देख रहे थे, यहाँ पे ए भी बी प्रकार की भी जाति हो सकती है, लेकिन आपस में सब एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। अब तीसरा होता है बायोम। क्या होता है, ये थोड़ा हमारा बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। एक ही बड़े जगह पर जहाँ पर कि कम्युनिटी दो तीन तरह की कम्युनिटी एक ही स्थान पर मिलकर रहते हैं, जैसे ए बी सी डी यहाँ पर स्पीशीज़, यहाँ पर दूसरी स्पीशीज़ आ रही हैं लेकिन वो आपस में मिलकर रह रहे हैं, यहाँ पर ई एफ जी एच मिलकर अपने उस वातावरण में रह रहे हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और तो हम इसको बोलते हैं बायोम इकोलॉजी। तो इस तरह से ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तीसरी तरह के जो हैं हैबिटेट के आधार पर अगर हम देखें तो होती है फ्रेश वाटर इकोलॉजी। वो इकोलॉजी अध्ययन जिसमें कि हम फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स का, वहाँ के वाटर से जो संबंध रहता है उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रेश वाटर जो है वहाँ के, उसका जो ये बायोटिक फैक्टर हैं वो अलग अलग होंगे, इसीलिए जो एनिमल्स भी हैं वो भी अलग तरह के होते हैं। मैराइन वाटर इकोलॉजी, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मैराइन पानी जो वाटर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो अलग होता है, और उसमें प्रेशर भी होता है मैराइन में, समुद्र में, सी में हम देखें तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स भी हमको अलग तरह के मिलते हैं, इसलिए उनमें अडेप्टेशन भी अलग तरह की होती है, और इसलिए हम उनकी स्टडी अलग तरह से देखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तीसरा होता है टेरेस्ट्रियल में, ज़मीन पर रहने वाले जंतु और उनका एनवायरनमेंट वो भी डिफरेंट होता है मैराइन फ्रेश वाटर से। यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट सब अलग अलग हमको अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, तो आपस में उनका इंटरेक्शन एनिमल्स के साथ भी, जीवों का अपने वातावरण के साथ अलग अलग तरह से होता है, इसलिए वो अलग तरह से अपने आप को अडेप्ट करके वहाँ पर रहते हैं। तो जो ज़मीन पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं या टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से इकोलॉजी ब्रॉड फॉर्म में हम देखें तो हम
तीन तरह से देखते हैं उनको, प्लांट एनिमल इकोलॉजी या फिर ऑर्गेनाइजेशन पर ऑट इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी और हैबिटेट के आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं।